चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कहा गया है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान है। इसके बारे में पहले भी अपन एक बार पढ़ चुके हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे देता है उसी में से पॉइंट में से ही कि प्रबंध कला एवं विज्ञान है, समझाइए। तो कहा गया प्रबंध कला एवं विज्ञान है। सबसे पहले चलते हैं कि प्रबंध विज्ञान है तो क्यों है। तो कहा गया इस प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के नियमों का पालन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी का प्रबंधक भी अपने कंपनी में वस्तु का निर्माण करने के लिए इस विज्ञान के नियम का पालन करता है। बिना नियम के पालन किए हमको उत्पादन की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से एक डॉक्टर अपने मरीज का ऑपरेशन करने के लिए नियम का पालन करता है, डायरेक्ट उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर टेबल पे लेटाकर काटना पीटना शुरू नहीं करता है। जो नियमबद्ध तरीके होते हैं उसी नियमबद्ध तरीके से उसे वहाँ पर पहले बेहोश वगैरह किया जाता है और उसके बाद फिर जो है उसका ऑपरेशन किया जाता है, तब जाके वो ऑपरेशन सफल होता है। अगर मान लो जिंदा व्यक्ति को ही हम काटना शुरू करेंगे तो मर जाएगा। तो कहा गया प्रबंध एक विज्ञान है क्योंकि वह विज्ञान के नियमों का पालन करता है। और प्रबंध ने उत्पादन करने के लिए अपने विज्ञान के नियम क्या बनाया है। कोई भी काम करने से पहले योजना बनाना, योजना के बाद संगठन करना, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, ये सब उनके विज्ञान के नियम। तो कहा गया प्रबंधक किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए इस नियम का पालन करता है। नियम का पालन करने के बाद ही जब काम करता है, वहाँ पर उत्पादन करवाता है, तब जाकर उसको वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध क्या है, एक विज्ञान है, क्योंकि वह अपने विज्ञान के नियमों का पालन करता है। नियोजन से लेकर स्टाफिंग तक ये सारे कार्य कौन करता है, कंपनी का प्रबंधक। और इस नियम से ही वो समय समय पर अपने कार्य करते रहता है, इसलिए उसको वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध क्या है, एक विज्ञान है। फिर कहा जाता है कि प्रबंध कला भी है। तो कला यानी व्यवहार। प्रबंध काम लेने की कला है। अगर मान लो प्रबंधक में व्यवहार है तो उसको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ मिलेगा। वो नहीं रहेगा संस्था में तो भी उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे विज्ञान के साथ साथ प्रबंध काम लेने की कला है। कला का मतलब अपने व्यवहार से कर्मचारियों को प्रसन्न रखना, उसके सुख दुख में शामिल होना, उसका हाल चाल पूछ लेना, अच्छा कार्य करने पर शाबाशी दे देना, ये उसकी कला है। और इसकी इस कला से कर्मचारी हमेशा प्रसन्न रहता है। और प्रबंधक नहीं भी रहेगा, आदेश देकर चला जाएगा तो भी वहाँ पे उत्पादन होता रहेगा, उसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आती है। इसी को बोलते हैं कला, जो काम लेने की कला है। किसके पास, कंपनी के प्रबंधक के पास। हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमको अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन मिलेगा। हम सबसे मानवीय व्यवहार करेंगे तो अगला व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाएगा और एकदम तीव्र गति से अपना काम को संपन्न करेगा और जो उत्पादन मिलना चाहिए हमको एक दिन में, उस उत्पादन की प्राप्ति होती है। ये सब काम कौन ले रहा है, कंपनी का प्रबंधक। और क्यों ये सब उत्पादन हो रहा है, उसके व्यवहार के कारण, उसके कला के कारण। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान है। वह विज्ञान के नियमों का पालन करता है। कोई भी काम करने से पहले सोचता है, योजना बनाता है, संगठित करता है, फिर योग्यता अनुसार कार्यों को बांटता है, तब समय समय पर अभिप्रेरित करता है, तब जाकर हमको उत्पादन की प्राप्ति होती है। ये विज्ञान और कला अपने व्यवहार से कर्मचारियों के मन को प्रसन्न करना, ऐसा व्यवहार करना जिससे कर्मचारी उससे प्रेरित हो जाए और उसके गैर हाजिरी पर भी पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को संपन्न करे। इस क्रिया को बोलते हैं कला। इसलिए कहा गया यहाँ पर प्रबंध कला एवं विज्ञान। तुम्हारे यहाँ कोई मजदूर काम करने के लिए आएगा और उसको बार बार डांट डपट करोगे, उसे काम करने की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सामने रहोगे तो काम करेगा, नहीं रहोगे तो आराम करेगा। वही अगर उस मजदूर से अच्छा व्यवहार कर लोगे, पानी वगैरह पिला दोगे, बीच में एक आध कप चाय दे देते हो, तो उसका मनोबल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है तुम्हारे व्यवहार के कारण। और तुम नहीं भी रहोगे उसके सामने तो भी पूरी ईमानदारी से अपने काम को संपन्न करेगा और जो काम चाहिए था वो काम दिन भर में पूरा कंप्लीट मिल जाता है। किसके कारण हुआ है सब, व्यवहार के कारण। इसलिए व्यक्ति को अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए। यही काम कौन करता है, कंपनी का प्रबंधक। इसलिए कहा गया प्रबंध कला एवं विज्ञान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। प्रबंध एक पेशा है। कहा गया है कि प्रबंध एक पेशा है, तो पेशे का अर्थ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके, मानसिक ज्ञान,
जब कोई व्यक्ति विशेष प्रकार का मानसिक ज्ञान प्राप्त करके समाज की सेवा करता है तो पेशे की श्रेणी में आ जाता है। जैसे डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता है। डॉक्टर जो है यहाँ पर MBBS का कोर्स कर लेता है, विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वो लोगों की सेवा करता है, समाज सेवा करता है, तो ये पेशा की श्रेणी में आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA का कोर्स कर लेता है और उसके बाद समस्त प्रकार की कंपनियों के बही खातों की ऑडिट करता है, जांच करता है, तो ये केवल हर व्यक्ति ऑडिट नहीं कर सकता। जो CA किया होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया होगा, वही व्यक्ति जो है यहाँ पर बही खातों को ऑडिट करता है, समाज सेवा करता है। ये भी क्या कहलाता है? पेशा। वकील LLB का कोर्स कर लेता है और LLB का कोर्स करने के बाद समाज सेवा करता है। क्या समाज सेवा कर रहा है उसका? वहाँ पर सच को झूठ और झूठ को सच। जो व्यक्ति उसके पास जाएगा कि मुझे कोई मर्डर करके भी जाएगा, बोलेगा कि मेरा केस लड़िए, तो उसको वहाँ पे समाज सेवा करना है, उसको बचाना है, और उसे वो उसके बदले में फीस लेगा और उसको जो है वहाँ पर मर्डर करने के बाद उसको बचा देगा, बचाने की कोशिश करेगा। ये उसका समाज सेवा है, यानी अपने ज्ञान का प्रयोग। सच को झूठ करेगा, झूठ को सच करेगा, ये भी एक पेशे की श्रेणी में आता है। तो कहा गया पेशा यानी जहाँ पर एक विशेष ज्ञान प्राप्त करके हम समाज की सेवा करते हैं, तो वह कार्य हमारा पेशे की श्रेणी में आता है। और समझ आ गया यहाँ तक? पेशा किसको बोलते हैं? जहाँ पर समाज सेवा का काम किया जाता है ज्ञान प्राप्त करके, उसी को क्या बोलते हैं? पेशा। तो कहा गया पेशे के लिए एक निश्चित विशेषताओं का होना आवश्यक है। पेशे में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो पहला, विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है। जब तक हमारे पास किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो हमारा किया गया कार्य पेशे के श्रेणी में नहीं आता है। तो पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है। जैसे डॉक्टर के लिए MBBS, वकालत के लिए LLB, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए CA और प्रबंधक के लिए मैनेजमेंट। जब ये यहाँ से अपने अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता है और विशेष ज्ञान प्राप्त करके उसी के हिसाब से समाज की सेवा करता है, तो पेशे की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर पेशा के लिए एक विशेष ज्ञान का होना आवश्यक है। जब तक विशेष ज्ञान नहीं होगा, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य पेशे की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा कहा गया विशेष सिद्धांतों का होना। जब पेशेवर व्यक्ति अपने कार्य में अपना एक सिद्धांत भी बनाता है, सिद्धांत यानी डॉक्टर ने अपना एक सिद्धांत बना लिया है कि मुझे यहाँ पर कम से कम फीस लेकर मरीज की सेवा करना है। मरीज मेरे पास अगर आता है तो मैं इस प्रकार की दवा दूं कि वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, ये उसका सिद्धांत है। प्रबंधक जब कंपनी चलाता है, उसने अपना सिद्धांत बना लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कम से कम लागत पर ही वस्तु का निर्माण करना है और उपभोक्ताओं को कम से कम मूल्य पर अच्छी वस्तु ही उपलब्ध कराना है, भले ही मुझे लाभ कम से कम हो। ये उसका सिद्धांत है। तो एक सिद्धांत बनाया जाता है। तो कहा गया पेशे के लिए क्या होना आवश्यक है? एक निश्चित सिद्धांत का होना आवश्यक है। अगर हमारे पास एक निश्चित सिद्धांत है, मतलब एक नियम है हमारे पास, और उस सिद्धांत को लेकर अगर हम काम करते हैं योजना बनाकर, तो पेशे की श्रेणी में आता है। कंपनी का प्रबंधक बन गए हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं यहाँ पर, तो पेशे की श्रेणी में नहीं आएगा। सिद्धांत का मतलब है कि इससे हमारे कार्य से अगले व्यक्ति को फायदा मिले, लाभ हो। हम डॉक्टर बन गए हैं और हमारे मन में लाभ कमाने की इच्छा है, और अब कोई मरीज अगर आता है तो हम उसको ऐसी दवा देते हैं कि जन ना तो उसको फ़ायदा करता है ना ही नुकसान करता है। और डॉक्टर बोलता है 5 दिन के बाद फिर आना, यानी वो मरीज को घुमाने का काम कर रहा है यहाँ पर आय कमाने के लिए, तो पेशे की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए कहा गया पेशे के लिए एक निश्चित सिद्धांत का होना आवश्यक है। प्रबंधक नियम बना लेगा, सिद्धांत बनाएगा, मेरा उद्देश्य है कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन। डॉक्टर नियम बना लेगा, अपना एक सिद्धांत बना लेगा, मेरे पास कैसा भी मरीज आए, अमीर व्यक्ति आए चाहे गरीब व्यक्ति आए, मेरा उद्देश्य है उसको ठीक करना, उसे घुमाना नहीं। तो ये सिद्धांत है बस में। तो पेशे के लिए क्या होना आवश्यक है? एक विशिष्ट ज्ञान के साथ साथ एक निश्चित सिद्धांत का होना भी आवश्यक है। अगर सिद्धांत है हमारे पास, लक्ष्य है हमारे पास, तो पेशे की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर हम ज्ञान प्राप्त करके उसका अगर दुरुपयोग करते हैं, तो पेशे की श्रेणी में नहीं आएगा। विशिष्ट ज्ञान। तीसरा, व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है। पेशे के लिए कहा गया व्यक्ति में व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक। जैसे बताया गया अभी आपको, प्रबंध एक पेशा है, क्योंकि वो एक विशेष ज्ञान प्राप्त करता है, मैनेजमेंट का कोर्स करता है, उसके बाद
संस्था का प्रबंधक बन जाता है। तो प्रबंधक बनने के साथ साथ उसमें एक व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए कि मुझे अपने कर्मचारियों से कैसा व्यवहार करना है। मालिक और नौकर का किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं करना है। कर्मचारियों से मिलजुल कर काम करना है। कर्मचारी को काम करना है तो समझाना है, सिखाना है, ताकि दोबारा जो है उसे गलती भी ना हो और उसका मनोबल भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये है व्यवहारिक ज्ञान। उसके सुख दुख में शामिल होना है। जब इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है, व्यवहारिक ज्ञान से व्यवहार करता है यहाँ पर प्रबंधक, तो वो पेशे की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन अगर हम प्रबंधक के पद पर बैठ गए, मालिक नौकर का भेदभाव कर रहे हैं यहाँ पर, जब देखो तब कोई अच्छा काम भी करता है अगर कर्मचारी, तो उसको आप डांट डपट लगाने के पीछे रहते हो। अच्छा काम करने के बाद भी अगर उसको जो है प्रोत्साहित नहीं करते हैं और उसके माइनस पॉइंट को हम ढूंढते रहते हैं वहाँ पर, और उस माइनस पॉइंट को ढूंढ कर टोकते रहते हैं बार बार उसके वहाँ पर, जिससे कर्मचारी का मनोबल कम हो जाता है। और जब कर्मचारी का मनोबल कम हो जाएगा तो काम करने की गति अपने आप कम हो जाएगी, और इस प्रकार से वो प्रबंधक की पेशे की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो व्यवहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। प्रबंधक के लिए व्यवहारिक ज्ञान है अपने कर्मचारियों से हमेशा मानवीय व्यवहार करना, अच्छा काम करने पर प्रोत्साहित करना। ये नहीं अच्छा काम करने पर भी जो है आप उसको प्रोत्साहित नहीं करोगे और माइनस पॉइंट को देखोगे, कहाँ ये गलती किया कि मुझे टोकने का अवसर मिल गया। इस प्रकार से अगर हम काम करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, तो कर्मचारी का मनोबल कम हो जाएगा और काम की गति अपने आप कम हो जाएगी। ये है व्यवहारिक ज्ञान। अच्छा व्यवहार करना, अच्छा कार्य करने पर प्रोत्साहित करना, शाबाशी देना। समय आने पर अगर मान लो आपके आदेश का पालन नहीं होता है, ऐसी दशा में अगर आप उसको टोकोगे, दंडित करोगे, तो भी उसका मनोबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। तो प्रबंधक पेशे की श्रेणी में कब आएगा? जब उसमें मानवीय व्यवहार होगा। एक डॉक्टर में भी मानवीय व्यवहार होना आवश्यक। कोई मरीज अगर उसके पास गया और डॉक्टर देखते ही बोलेगा अरे नहीं तुम तो बचोगे नहीं, 10 दिन के मेहमान हो, 10 दिन के बाद कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तो मरीज जो है 10 दिन से पहले ही मर जाएगा। तो डॉक्टर का व्यवहारिक ज्ञान क्या बोलता है यहाँ पर? मरीज कितना भी सीरियस क्यों ना हो, डॉक्टर को हमेशा बोलना चाहिए अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन दवाई खाओगे आप ठीक हो जाओगे। भले चाहे कितना भी सीरियस क्यों ना हो, तो उसके 2 बातों से ही मरीज का मनोबल बढ़ जाएगा और जो दवाई खाएगा उसे लगेगा और ठीक भी हो जाएगा। तो डॉक्टर में भी एक व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। जब ये व्यवहारिक ज्ञान अगर है उस डॉक्टर में, तो पेशे की श्रेणी में आएगा, और ये व्यवहारिक ज्ञान अगर नहीं है तो भी पेशे की श्रेणी में नहीं आएगा। तब हम बोलेंगे वो व्यापार कर रहा है, लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है, MBBS का कोर्स होने के बावजूद वो एक अच्छे डॉक्टर की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान का होना आवश्यक है। तो चाहे प्रबंधक हो कंपनी का, चाहे कोई डॉक्टर हो, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कोई शिक्षक हो, सब में एक व्यवहारिक ज्ञान का होना आवश्यक है। अगर उसमें व्यवहारिक ज्ञान है तो वो पेशे की श्रेणी में आता है, और व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो उसमें वह पेशे की श्रेणी में नहीं आता है। इसी को बोलते हैं अपन व्यवहारिक ज्ञान। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का होना, पेशा के लिए कहा गया यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का होना आवश्यक है। और जो व्यक्ति वहाँ से शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके उस कार्य को करता है, तभी वह जो है पेशे की श्रेणी में आता है। जैसे बताया अभी आपको, डॉक्टर MBBS का कोर्स करता है तो वो जो है पेशे की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि विशेष ज्ञान प्राप्त करके मरीजों की सेवा करता है। वकील जो है LLB का कोर्स कर लेता है, उसे कानून की जानकारी हो जाती है और उसके हिसाब से फिर समस्त जितने भी मुजरिम होते हैं उनके केसों को लड़ता है और उनको वहाँ पे न्याय दिलाने की कोशिश करता है। ठीक इसी प्रकार से प्रबंधक मैनेजमेंट का कोर्स करता है और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके कंपनी का किसी भी संस्था का प्रबंधक बन जाता है, और उस ज्ञान के आधार पर वहाँ के लोगों की सेवा करता है, उत्पादन करवाता है और संस्था का विकास करता है। तो पेशे के लिए कहा गया किसी भी प्रकार से ज्ञान का प्राप्त करना आवश्यक है। विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे किसी प्रशिक्षण संस्थान से, तभी वो जो है पेशे की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो प्रबंधक के लिए मैनेजमेंट का कोर्स, डॉक्टर के लिए MBBS का कोर्स, वकील के लिए LLB का कोर्स, ये सब करना अनिवार्य है। अगर ये सब करके व्यक्ति सेवा करता है तो प्रबंध के पेशे की श्रेणी में आता है। ठीक है, आई बात समझ में आता है सभी को? फिर चलते हैं आगे अपन यहाँ पर। मुख्य उद्देश्य सेवा करना।
पेशेवर व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना, ना कि लाभ कमाना। बताया अभी आप। डॉक्टर का उद्देश्य है सेवा करना, ना कि लाभ कमाना। डॉक्टर के पास कोई मरीज अगर जाए तो डॉक्टर का उद्देश्य है, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, उसकी पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करे, उसे ठीक करे और उसके बदले जो वाजिब फीस है उसे प्राप्त करे। मरीज को घुमाने वाला काम ना करे। जब इस प्रकार से काम करता है, डॉक्टर अच्छी दवा देता है, एक बार में ही मरीज को सेवा करने की कोशिश करता है, तो पैसे के श्रेणी में आएगा। लेकिन लाभ कमाने के उद्देश्य से ऐसी दवा देता है कि जो ना तो फ़ायदा करेगा ना ही नुकसान करेगा, और फिर बोलेगा 4 दिन के बाद फिर आना फीस लेने के लिए, आय कमाने के उद्देश्य से, तो पैसे की श्रेणी में नहीं आएगा। कंपनी का प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, कम से कम लागत पर अच्छी वस्तु का निर्माण करवाना है, ताकि ग्राहकों को कम से कम मूल्य पर अच्छी वस्तु मिल सके, अच्छी किस्म की वस्तु मिल सके। इस प्रकार का काम अगर कंपनी का प्रबंधक करता है तो पैसे की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने उपभोक्ताओं का सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो घटिया किस्म की वस्तु बना रहा है, उसका अधिक मूल्य लेकर मार्केट में बेच रहा है, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार कर रहा है, वो पैसे की श्रेणी में नहीं आएगा। और कुछ दिन लाभ कमाएगा, उसके बाद ग्राहकों को समझ में आ जाएगा कि ये प्रबंधक का उद्देश्य लाभ कमाना है। घटिया माल देता है, इसलिए कोई भी उसके यहाँ से या उसके द्वारा बनी हुई वस्तु को क्रय नहीं करेगा और दूसरी कंपनी का वस्तु का क्रय करेगा, और वो कंपनी धीरे धीरे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आई बस में। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, सेवा करना। वही अगर मान लो कम लागत पर अच्छी वस्तु का निर्माण करता, उचित मूल्य वसूलता, कम मूल्य पे मार्केट में वस्तु देता, तो उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है यहाँ पर सेवा करना। और सेवा करने के उद्देश्य से उपभोक्ता भी संतुष्ट हो जाता, और उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता तो उसके माल की बिक्री क्या हो जाती, बढ़ जाती। इसलिए कहा गया प्रबंधक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सेवा करना होना चाहिए। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद फिर जो है आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ तक सब ध्यान से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद लिखने का काम भी करना है। कंटिन्यू आपको रोज़ जितना अध्ययन होता है उसके हिसाब से अपने नोटबुक में लिखने का काम भी करना है। अभी बस में फिर आगे मैं अगले पीरियड में बताता हूँ।